अब अपन स्टार्ट करते हैं कक्षा 8वीं का हमारा राजस्थान किताब का अध्याय 1 जो किस पे है 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी मतलब 1701 से लेकर के 1799 तक क्या क्या चल रहा था अपने देश के अंदर। सबको पता है अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको इजाजत दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने इजाजत दे दी थी? जो महारानी थी एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड के अंदर बैठती थी, लंदन के अंदर, उन्होंने क्या थी भारत के अंदर व्यापार करने की इजाजत दे दी थी। वो इंडिया के अंदर आती है, उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस चलती है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। जैसे मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था? उस समय देखा जाए तो अलग अलग शक्तियां भारत के अंदर, जैसे मुगल थे, मराठे थे, और मुगलों की मराठों की आपस में नहीं बन रही थी। तो क्या होता है जब 1707 ईस्वी के अंदर किसकी डेथ हो जाती है? औरंगजेब की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या होता है उसके बाद जब मृत्यु किसी चीज की हो जाती है, बड़ी पावरफुल इंसान की होती है, उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में कोई एक आसपास का जो शक्तिशाली मतलब खुद को आगे महत्वाकांक्षी राजा होता है जो अपने को आगे देखना चाहता है, वो क्या करता है? जैसे शिवाजी था, शिवाजी ने क्या किया मराठा शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया कि अब ये मुगल है ना, मुगल कुछ कमजोर पड़ चुके हैं, अपने को कैसे भी करके इंडिया के अंदर अपने पावर को बढ़ाना है। तो क्या 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने क्या किया था? उत्तर भारत में भी विस्तार करने की नीति अपनाई। उन्होंने बोला कि जैसे ये इंडिया है, जैसे ये इंडिया है ना, उन्होंने पहले यहाँ थे महाराष्ट्र के आसपास, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें कैसे भी करके उत्तर भारत की ओर अपने विस्तार को बढ़ाना है। तो उत्तर भारत की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हुए तो क्या होता है उत्तर भारत, जैसे उत्तर भारत की ओर बढ़ने की नीति अपनाई जिसके अंदर मालवा आ गया, गुजरात आ गया, इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने लग गए। कहाँ कहाँ पे? मालवा और गुजरात पे आक्रमण करने लग गए। मराठों का मालवा एवं गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए क्या बन गया था? चिंता का विषय बन गया था। उन्होंने कहा कि अगर ये गुजरात पे और मालवा पे आक्रमण, जैसे जैसे ये राजस्थान है, उस राजस्थान के नीचे यहाँ पर था गुजरात और यहाँ पर था मालवा, उन्होंने बोला अगर यहाँ तक पहुंच गए हो ना हो ये अपने राजस्थान की ओर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तो हर राजा को टेंशन होने लगी कि यार कुछ तो कुछ अपने को करना पड़ेगा। तो आगे ये क्या करते हैं राजस्थान के राजा ने मराठों को भगाने के लिए कि अपनी जो गद्दी थी ना रियासत, उसको बचाने के लिए क्या क्या करते हैं उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। कहां से किया? 1711 ईस्वी में मेवाड़ से प्रवेश किया। कब किया? 1711 ईस्वी में। 18वीं सदी का इतिहास है तो 1711 ईस्वी में किसने मराठों ने कब राजस्थान में प्रवेश किया? 1711 ईस्वी में। कहां से किया? मेवाड़ से। एक फैक्ट हो गया रीट वालों और सेकंड ग्रेड वालों, स्पेशली आपको याद रखना है कि मराठों ने सबसे पहले राजस्थान में कब एंट्री की। तो राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ की ओर ये प्रवेश किया इन्होंने 1711 ईस्वी में। फिर 1720 ईस्वी के अंदर एक आ जाता है मराठों का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी जो पेशवा हुआ था जिसका नाम था पेशवा बाजीराव। क्या था नाम उसका? पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव ने बोला था यार कुछ भी करो, अपने को अपना जो झंडा है ना अटक से कटक मतलब पूरे इंडिया के अंदर अपने को फहराना है। अटक से कटक तक फहराने की लक्ष्य निर्धारित किया। अब सवाल ये आता है ऐसा कौन सा पेशवा था, ऐसा कौन सा मराठा था जिन्होंने ये शपथ ली थी कि टारगेट लिया था कि यार कुछ भी करना है अपने को, अपना जो झंडा है ना इसको अटक से कटक मतलब पूरे भारत के अंदर अपने को एक प्रकार से अपना शासन मराठों का स्थापित करना है। कब? 1720। 1711 के अंदर हो जाता है क्या? मेवाड़ से प्रवेश करते हैं। तो 1720 वाली बात देखते हैं अपन। 1720 के अंदर क्या होता है? पेशवा बाजीराव होता है, वो शपथ लेता है किस चीज के लिए? टारगेट रखता है कि मुझे कुछ भी करके अटक से कटक तक अपना झंडा फहराना है, मतलब इसको मुझे विजिट करना है पूरे देश को। अच्छा, उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। दक्षिण महाराष्ट्र की तरफ थे यहाँ पे, तो ये गुजरात और मालवा पे आक्रमण करने के पश्चात राजस्थान की उत्तरी भारत की ओर आगे बढ़ने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा एवं बूंदी पर आक्रमण किया। अब जब इन राजाओं को पहले ही टेंशन होने लगी थी राजस्थान वाले और कि मालवा गुजरात तक तो पहुंच चुके हैं, अपनी इधर और कभी भी आ सकते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा धीरे धीरे जो उनकी जो सोचा था वो वास्तव में सिद्ध होने लग गया, क्योंकि देखा तब 1726 में मराठों ने कोटा एवं बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के शासकों ने खिरात देना स्वीकार किया। देखो 1726 में कोटा बूंदी, और उसके बाद में क्या होता है 1726 के बाद में क्या होता है 1728 में उन्होंने कोटा बूंदी पर आक्रमण किया था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले भी बेचारा शासक थे, वो डर गए। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि हम पहले से आपको टैक्स दे देते हैं। तो 1728 ईस्वी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के राजाओं ने क्या किया? टैक्स देना स्टार्ट कर दिया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां स्थापित किया। था
तो मराठों ने क्या किया था, बुध सिंह हाड़ा को अप्रैल 1734 ईस्वी के अंदर मराठों ने बूंदी का शासक बुध सिंह हाड़ा को वहां का शासक बना दिया। तो मराठों का अपने राजस्थान की राजनीति के अंदर देखा जो सबसे पहले एंट्री एंट्री कब थी या प्रवेश कब था, तो 1734 में। कब था प्रवेश, 1734 ईस्वी में। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा यार अब किसी किसी देखा जाए कुछ भी हो जाए, ये मराठे थे, हमें पहले डर रहा था कि ये कहीं राजस्थान में ये गुजरात और मालवा पे आक्रमण कर रहे हैं, हो ना हो अपने राजस्थान की ओर एंट्री करने लग जाए। तो उन्होंने देख लिया कि 1726 के अंदर कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया, तो 1728 के अंदर क्या होता है, 1728 के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर क्या उन्होंने वहाँ के शासक थे, उन्होंने कहा कुछ भी करो, कौन झमेले में पड़े, इनको सीधा टैक्स दे दो, फ्री कर दो। उसके बाद में 1734 के अंदर क्या करते हैं, वो बूंदी का शासक था ना बुद्ध सिंह, उसको वहां का राजा बना देते हैं। अब देखा जाए राजा बढ़ाना और मराठों के हाथ में आ गया, इसका मतलब राजस्थान के अंदर देखा जाए पॉलिटिकल जो पावर थोड़ी बहुत उनके अंदर आ गई थी, जो राजस्थान के अंदर देखा जाए राजनीतिक हस्तक्षेप था पहली बार 1734 के अंदर। उसके बाद में जब ये मराठे इतने आगे बढ़ गए थे, तो राजस्थान के राजाओं ने सोचा कुछ न कुछ अपने को इसके लिए रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए एक हुरडा सम्मेलन होता है, हुरडा सम्मेलन होता है। हुरडा कहाँ है, हुरडा कहाँ पे स्थित है, हुरडा जगह भीलवाड़ा के अंदर है। हुरडा कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को, कब 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में, हुरडा जगह कहाँ पे है, भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने। अब पहले ये सोचो, अब मेवाड़ वाली बात आई है, तो मराठों ने सबसे पहले राजस्थान में मेवाड़ से ही प्रवेश किया था ना, कब 1711 में। तो मेवाड़ वाला तो सबसे पहले मेरे यहाँ से इन्होंने प्रवेश किया था, मुझे भी इन्होंने थोड़ा सताया था। अब क्या करें, सबसे पहले हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मैं ही करूंगा, तो कौन करता है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड। कौन करता है, मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे, जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय करते हैं। इसमें आमेर के सवाई जय हुरडा सम्मेलन में और कौन कौन थे, एक आमेर का सवाई जय सिंह जी थे, जोधपुर के अभय सिंह जी थे, नागौर के बखत सिंह जी थे, कोटा के महाराज दुर्जन शाह जी आदि थे। अब इसके अंदर वापस याद रखो कौन था, एक था मेवाड़ का महाराणा था, मेवाड़ का महाराणा कौन था, जगत सिंह सेकंड था। उसके अलावा जयपुर से कौन था, आमेर से, आमेर से में कौन था, सवाई जय सिंह था। और तीसरा देखा जाए तो कौन था, तो जोधपुर से कौन था, जोधपुर से महाराजा अभय सिंह थे, जिन्होंने खजरली हत्याकांड के समय यही राजा थे, अभय सिंह जी थे। उसके बाद नागौर से कौन थे, नागौर से बखत सिंह जी थे। और कोटा से कौन था, कोटा से दुर्जन साल जी थे, महाराजा दुर्जन साल। तो ये चीज को अपने ये सारे राजाओं का नाम याद रखने हैं, कि बीट के अंदर भी जिसे पूछा जा सकता है, सेकंड ग्रेड के अंदर या फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा जा सकता है कि हुरडा सम्मेलन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है, कौन सा राजा कहाँ का था या कौन सा नहीं था, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो जैसे आमेर का दे देंगे सवाई जय सिंह थे, और जोधपुर के अभय सिंह जी दे देंगे, और नागौर के बखत सिंह की जगह उदय सिंह दे देंगे, ऐसा कुछ दे देंगे। इस वजह से अपना आंसर गलत करा सकते हैं वो। कोटा के महाराज दुर्जन साल जी थे। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार हुआ, अहदनामा मतलब एक उन्होंने एक अपना लेटर तैयार किया, नियम वाला। अहदनामा मतलब अपन को क्या करना है, अहदनामा तैयार किया जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिलकर रहेंगे। उन्होंने क्या कहा कि सभी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिलकर के रहेंगे, और एक के ऊपर अगर एक का दुश्मन तो दूसरे का भी दुश्मन है। कि जैसे कोई दो राजा होते हैं, वो बोलता है अब अपन दोनों भाई भाई है, अगर मेरे ऊपर किसी ने हमला किया मतलब तेरे पे हुआ, तो अगर कोई मेरा दोस्त है तो मतलब तेरा दोस्त है। इस चीज को लेकर के एक का शत्रु एवं मित्र दूसरे का शत्रु एवं मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। क्या बोलते हैं, अगर कोई भी आगे फ्यूचर में अपने को नई योजना बनानी है ना, तो कौन से, एक था मेवाड़ वाला, आमेर के, जोधपुर के, नागौर के, कोटा के। उन्होंने बोला अगर अपने के ऊपर कोई आक्रमण करता है, इसका मतलब सब पे आक्रमण हुआ। और अपन अगर कोई नई योजना लगाएंगे तो सब मिलकर के वो लगाएंगे। और उसके बाद में बोलते हमारा कोई मित्र है तो तुम्हारा भी मित्र है। जैसी योजना उन्होंने एक अहदनामा तैयार किया, कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे। क्या बोला, अगर बरसात, अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है, इस मौसम के बाद में अपन क्या करेंगे, रामपुरा के अंदर, रामपुरा भी भीलवाड़ा के अंदर, वहां पे हम क्या करेंगे, एकत्रित होंगे। और फिर इसका मकसद अपन ने क्या किया है, कितना लागू हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इसको लेकर के वहां पे अपन एकत्रित होंगे। परंतु देखा जाए तो ये सिर्फ कागजों पे के ऊपर लिमिटेड ही रहा, और देखा जाए कागजी कार्रवाई रहा, और ज्यादा तो कुछ चला ही नहीं। किंतु ये सभी शर्तें किस पे थी, कागज तक ही सीमित होकर रह गई, इसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति भाषा, अब जैसे देखा जाए क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो राजस्थान के अपने यहाँ के राजपूत राजा थे ना, वो
जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर, परंपरा के आधार पर सभी आपस में उनके एक देखा जाए तो सभी समान थी उनकी, परंतु देखा जाए उनके विचार थे ना, उनकी एकता थी, उसकी एकता के अंदर सबसे बड़ी, इंसान हो या कोई घर हो, उसके अंदर देखा जाए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एकता होती है। जब वो एकता ही नहीं होती है ना, तो वो घर नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता, और देखा जाए तो ये रियासतें थी वो भी नहीं चल सकती। इनके परिणाम से क्या हुआ, थोड़ा सम्मेलन फेल हो गया, फिर क्या हुआ, कागजी कार्रवाई तक लिमिटेड रहा। आमिर के सवाई जय सिंह जी थे कि उदासीन था, मतलब वो इतना इसमें रुचि नहीं ले रहे थे, तो निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को भेजा। अब चीज क्या है, ये इस चीज को देखो, अपन देखते हैं यहाँ के राजा थे, उसमें एकता तो थी नहीं, जब एकता नहीं थी तो कोई ना कोई देखा जाए तो, जब एकता नहीं होगी, आपस में फूट होगी, तो तीसरा कोई फायदा उठाएगा। तो उन्होंने क्या किया, मराठा ने देखा कि यार ये चल रहा है, तो अपन क्या करें, राजस्थान में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उन्होंने देखा त्रिपुरा सम्मेलन सफल हुआ है नहीं सफल हुआ है, तो पेशवा बाजीराव था जिसने क्या किया, 1720 के अंदर एक शपथ ली थी कि मुझे अटक से कटक तक अपने साम्राज्य को फैलाना है। तो उन्होंने क्या किया कि राजस्थान की स्थिति देखी है, तो उसके लिए उसने किसको भेजा, अपनी माता राधाबाई जी। कब को भेजा, किसको भेजा, माता राधाबाई को। 1734 में धुरडा होता है, धुरडा सम्मेलन, और 1735 के अंदर उन्होंने अपनी माता राधाबाई को भेजा। तब इनको जो भी करना मराठों के खिलाफ, मेरी मतलब माता जा रही है, जो भी करना वो देखते हैं क्या करते हैं। तो तीर्थ यात्रा पे आती है, पुष्कर वगैरह घूमते हैं करते हैं। जब वो वापस चली जाती है ना, देखो सकुशल लौट आने के पीछे पेशवा बाजीराव अगले वर्ष राजस्थान में दौरे पर आए। उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी गई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं भी चला जाता हूँ राजस्थान घूमने के लिए। तो यहाँ पे आता है, और राजस्थान के राजा उसको क्या देते हैं, चोट। अब चोट क्या होती है, सवाल है। चोट जो मराठे जो थे ना, वो जो टैक्स लेते थे उसको चोट कहते थे। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला ने कब देना स्टार्ट कर दी, 1728 में। देखो पहले ही देना स्टार्ट कर दी, ये 1735 में आ रहे हैं, 1728 के अंदर वो दे रहे हैं कि खिलाड़ दे देते हैं, इनसे कौन झगड़ा ले। राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों की भूमिका। अब ये होता है कि राजस्थान की जो ये रियासत थी, अपन ने अभी देखा कि उसके अंदर भाषा की थी, कल्चर की थी, ये जो चीजें थी उसके अंदर तो एकता थी, उनके कौन से त्योहार है इनमें समानता थी, परंतु देखा जाए इनके अंदर एकता नहीं थी। अब जैसे दो भाई थे, अब जैसे बड़ा और छोटा, उसके अंदर बड़े दो भाई है, उनमें जैसे बड़ा हुआ और छोटा के बीच में लड़ाइयां चल रही है कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, इसको लेकर के इसका, जब दो के बीच में फूट होती है तो तीसरा फायदा उठाता है। तो देखते हैं अपन कैसे किसका फायदा कौन उठा रहा था। अब देखो राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा की भूमिका, 1743 से लेकर 1750 के बीच में मैक्सिमम सारे ये हुए थे संघर्ष। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी के लेकर के संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल के अवसर मिल गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के शासक थे, उसके अंदर क्या चल रहा है, आपसी संघर्ष चल रहा है, अपने को क्या करना है, कुछ मत करो इनके संघर्षों के बीच में, बस वो बोलते ना, फूट डालो राज करो नीति वाला वो सिस्टम दो, इनके बीच में पढ़ो और अपने को फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा अटक से कटक वाला सपने को पूरा करो। जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष, अब सबसे देखते हैं कि सबसे बड़ी रियासत के तौर पर उसमें जयपुर थी। जयपुर के अंदर कैसा संघर्ष था, देखो उदयपुर के महाराणा अमर सिंह थे, अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह फर्स्ट तो कौन था, महाराणा प्रताप का बेटा, वो है ना उसकी, कि जिन्होंने जंगलों के अंदर रह करके जो सूखी रोटियां, घास फूस की रोटियां खाई, ये वो अमर सिंह जो थे ना, वो फर्स्ट थे। अब ये कौन थे, महाराणा अमर सिंह सेकंड थे। इन्होंने क्या था, अपनी बेटी जिसका नाम क्या था, चंद्र कंवर बाई, चंद्र कंवर बाई का विवाह किसके साथ किया, सवाई जय सिंह के साथ। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपनी बेटी चंद्र कंवर बाई का विवाह जयपुर के किस शासक के साथ किया, तो किसके साथ किया, सवाई जय सिंह के साथ। कब किया, 1708 ईस्वी में किया। इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। उन्होंने क्या कहा, जैसे अपन ने देखा था राणा राणा लाखा टाइम वो थे, जो चूड़ा था, और महाराणा लाखा था, जब जोधपुर से रिश्ता आता है ना, तो चुंडा तो शपथ ले लेता है कि लाखा जो चुंडा के पापा थे वो शादी करेंगे, तो उन्होंने, इसलिए वो मेवाड़ के भीष्म पिता कहलाने लगे। अब उस वैसा देखा जाए तो क्या होता है, चंद्र कंवरी बाई थी ना, उसका विवाह किसके साथ, जय सिंह जी के साथ, जो महाराणा कहाँ के थे, जयपुर के थे। 1708 ईस्वी में हो गया। इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न जो पुत्र होगा वही क्या बैठेगा, जयपुर का सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में क्या होता है, जब अभी क्या बात कब की चल रही, 1708 के अंदर विवाह होता है। फिर 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बेटे थे, किसका, चंद्र कंवरी जी का बेटा। अब बेटा कौन होता देखा जाए, तब तक मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवरी बाई से उत्पन्न बेटा जिसका नाम क्या था, माधो सिंह। माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय कहाँ के थे, उदयपुर के। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह की चुनौती दी। अब देखा ये था
कि जैसे महाराणा अमर सिंह था, कहाँ का, उदयपुर वाला, उसने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ में किया, महाराणा जय सिंह के साथ किया, जो जयपुर के थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह तो करवा रहा हूँ, और तुम्हारे एक शर्त माननी पड़ेगी, जो इससे बेटा उत्पन्न होगा वही क्या होगा, आगे जाकर के जयपुर की गद्दी संभालेगा। परंतु जब ये 1743 ईस्वी के अंदर सवाई जय सिंह जी की जब डेथ हो जाती है ना, तो उसके बाद में जो चंद्रकौरी का बेटा होता है ना, जिसका नाम था माधो सिंह, और सवाई जय सिंह की दूसरी बीवी मतलब महारानी थी, उनका जो बेटा था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह, इनके बीच में क्या होता है, आपसी तकरार होने लग जाते हैं। ईश्वरी सिंह जी कहते हैं कि मैं राजा बनूंगा, और माधो सिंह जी कहते हैं कि मैं राजा बनूंगा। इसको लेकर के उनके बीच में तकरार होते हैं। तो माधो सिंह जी थे अपने मामा के पास में सब किसके लिए सपोर्ट के लिए जाते हैं, मामा का नाम क्या था, महाराणा जगत सिंह सेकंड, उसके पास में जाते हैं। अब क्या होता है, मराठा मराठा सरदार कौन था उस समय, मल्हारराव होलकर जी थे। कौन थे, मल्हारराव होलकर। उन्होंने माधो सिंह का पक्ष लिया। किसका, रामचंद्र राजकुमारी चंद्रकौरी का बेटा था ना माधो सिंह, उसका सपोर्ट किसने लिया, एक तो ले लिया था जगत सिंह द्वितीय ने, जो महाराणा कहाँ के थे, उदयपुर के थे। दूसरा ले लिया था मल्हारराव होलकर, जो क्या था उस समय, मराठा सरदार था। उन दोनों का सपोर्ट मिल गया किसको, माधो सिंह को। अब तो उसके बीच में भयंकर लड़ाई होनी है, ईश्वर सिंह एवं माधो सिंह के मध्य, राजमहल और बंगलू, किसके, एक होता है राजमहल का, दूसरा होता है बगरू का। दो लड़ाई किसके बीच में होती है, राजमहल और बगरू की लड़ाइयां होती है ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य। कब होती है, जब होती है 1743 में। अपने सेनापति, किसका सेनापति था, ईश्वर सिंह एवं माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटायण की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह का क्या था, ईश्वर सिंह का सेनापति था जिसका नाम था हरगोविंद नाटायण। ये किसी भी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, न तो पैनोरमा में दिया हुआ है, न आरबीसी वाली बुक्स के अंदर दिया हुआ है। ये जो लेटेस्ट नया डाटा है इसको ध्यान से पढ़े। सेनापति हरगोविंद नाटायण की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। ये किसका था, ईश्वर सिंह जी का क्या था, एक सेनापति था जो देखा जाए तो अपने यहाँ का रणमल रतिपाल की तरह था। उन्होंने क्या दिया, उनके साथ में कुटिलता कर दी, उनको धोखा दे दिया। इस वजह से ईश्वर सिंह ने क्या किया था, इसरलाट, जिसको सरगासुली कहते हैं, कहाँ पे स्थित है, जयपुर के अंदर। इसरलाट या सरगासुली जयपुर से उन्होंने क्या किया था, आत्महत्या कर दी, वहां से जो कूद गए थे। और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बनता। अब ये फाइनल ओवरऑल बात क्या होती है, जयपुर वाला राजा था, उसको अमर सिंह ने अपनी बेटी चंद्रगुरु का विवाह करवाया उससे, और उसका संतान हुई माधो सिंह। और माधो सिंह के और ईश्वर सिंह के बीच में लड़ाई होने लगी कि माधो सिंह बोले मैं राजा बनूंगा, और ईश्वर सिंह बोले मैं राजा बनूंगा। तो मराठे थे, जो उस समय मल्हारराव होलकर सरदार था वो था, और महाराणा जगत सिंह जो मेवाड़ वाला था, इन दोनों ने किया माधो सिंह का सपोर्ट। जब सपोर्ट किया तो हरगोविंद नटानी था किसका, ईश्वर सिंह का सेनापति था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने माधो सिंह इनके साथ में सपोर्ट उनके पक्ष में हो गया था, और ईश्वर सिंह को लगा कि मेरे साथ ये धोखा कर रहा है, तो ईश्वर सिंह ने सरगासुली से आत्महत्या कर दी थी। समझिए इस चीज को। अब जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। जयपुर में किया, जोधपुर में किया, वहां भी राम सिंह और बखत सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष। अब जोधपुर के अंदर मराठों ने कौन से संघर्ष में मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, तो ये राम सिंह और बखत सिंह के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। उसके अंदर दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। अब राम सिंह बोले मैं मराठों के साथ से सपोर्ट लूंगा, और बखत सिंह जी बोले मैं सपोर्ट लूंगा, प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया एवं होलकर के हद से बढ़ गए। अब देखा जाए तो अलग अलग राजा अलग अलग रियासतों के बीच में जब आपस में लड़ रहे हैं, तो सीधा उनको सारा कौन मिल रहा है, सारा मिल रहा है पेशवा को, ये जो मराठे मिल रहे हैं। तो पेशवा सिंधिया एवं होलकर सबका ये राजस्थान में प्रवेश जो हद से था वो बढ़ गया था, अतः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। अब राम सिंह जी थे ना, जो राम सिंह और भगत सिंह के बीच में संघर्ष चल रहा था, राम सिंह को आधा भाग मिल गया, पीछे आधा बचा। तो मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अभी तो उसकी आर्थिक दशा भी सोचनी होगी। अब देखा जाए तो एक ही क्षेत्र बीच में बांट दिया, एक राम सिंह को मिल गया, दूसरा किसको, भगत सिंह को मिल गया। अब जो पहले ही सब इसका एक था, एक अच्छी रियासत के रूप में चल रही थी, अब आधे आधे में बट गई थी। इसके समय राम सिंह और भगत सिंह उत्तराधिकारी संघर्ष के समय, जब मराठों का राजस्थान के अंदर क्या हुआ, प्रवेश हुआ, राजनीति के अंदर वो इतने घुल मिल गए कि राजस्थान के राजा तक भी बनाने लगे थे। व्यापार नष्ट हो गए थे, अपने जोधपुर का कृषि बर्बाद हो गई थी, मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, वे कोई समझौता करने में सहमत नहीं थे। मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष। अब देखा जाए, अपन ने जयपुर वाला देख लिया, जोधपुर वाला देख लिया, अब अपन किसका देखेंगे, मेवाड़ में देखेंगे। ठीक है, मेवाड़ इतने दिन तो पहले कहाँ थे, महाराणा जगत सिंह, मेवाड़ वाला उनका सब काम निकलवा रहा था, पर अब उनके खुद के अंदर घर के अंदर काम पड़ गया कि अब ये भी देखा जाए तो किस प्रकार से संघर्ष के अंदर मराठा हस्तक्षेप करते हैं। 1761 ईस्वी में महाराणा राजसिंह द्वितीय की मृत्यु होने पर हरि सिंह और मेवाड़ के हरि सिंह को मेवाड़ का राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। जब 1761 ईस्वी के अंदर जब महाराणा राज सिंह जी की डेथ होती है ना, जब उनका इंतकाल हो जाता है,
तब किसको गद्दी पे बिठाया जाता है मेवाड़ की? हरि सिंह को। इंपॉर्टेंट है, रीट और सेकंड ग्रेड वालों, हरि सिंह को बिठाया जाता है। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दावेदार हो गए थे। देखा जाए तो हरि सिंह, जब महाराणा राज सिंह जी का इंतकाल हो जाता है या डेथ हो जाती है, उसके बाद में क्या हो जाता है, हरि सिंह जी को मेवाड़ का राजा बनाया जाता है। परंतु राजा बनाने के थोड़ा समय हुआ ही नहीं था, उसके बीच में हरि सिंह और रतन सिंह के बीच में क्या होने लग गया था, संघर्ष होने लग गया था। हरि सिंह जी बोले मैं ही राजा हूँ, रतन सिंह बोले मैं राजा बनूंगा। इन चीज को लेकर के उनके बीच में संघर्ष होने लगे। अब फायदा कौन उठाएगा? मराठे उठाएंगे। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति में मार्ग अवरुद्ध होने लगे। कुछ भी देखा जाए, मराठा ने जहां जहां पे उन्होंने एंट्री करी है, जिस चीज का सपोर्ट दिया है, उन्होंने कहा कि हम एक राजा को बनाएंगे, दूसरे को गिराएंगे, उसका पता नहीं हुआ है। देखा जाए तो मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलत यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लग गया। अब अंग्रेजों से संधियां, मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों की फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था। देखा जाए तो जब अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने यहाँ पे संधियां, अलग अलग रियासतों से संधियां स्थापित करने की कोशिश करी। और उस समय राजा थे ना, उसके अंदर क्या था, आपसी अराजकता थी। एक राजा बोले मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, दूसरा बोले मैं हूँ। सामंतों के अंदर भी होने लग गया था, प्रजा के अंदर भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक विकास जो झुका हुआ, वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817-18 के अंदर राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू की। अब देखा जाए 1817-18 के अंदर क्या था, उन्होंने कहा कैसे भी करके अपने को इन अंग्रेजों, जो राजस्थान के राजपूत शासक है ना, अंग्रेजों ने कहा उनसे अपने को संधियां करनी। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ में क्या की, संधि स्वीकार की। सबसे पहले सवाल आता है, सबसे पहले किसने स्वीकार की? भरतपुर ने। कब? 1803 के अंदर। अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? भरतपुर थी। उसने कब की? 1803 के अंदर। और मैक्सिमम बाकी सारी रियासतें 1817-18 के अंदर करती है, परंतु सबसे पहले कौन करती है? 29 सितंबर 1803 को भरतपुर रियासत करती है। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार किया। 1818 तक, जैसे 1817-18 तक, जब 1803 से लेकर के 1817-18 तक क्या किया, सबने मैक्सिमम रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी कि हमें बचाओ। और अंग्रेज क्या करते थे, वहां सेना छोड़ देते थे। वो बोलते थे किसी ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया, सबसे पहले देखा जाए तो अंग्रेज के ऊपर आक्रमण किया, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर वाले हो गए। उसके बाद में 1818 तक सभी रियासतों ने हो गया था, परंतु सिरोही ने अभी तक कोई संधि नहीं की। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी। मारवाड़ वाले विरोध कर रहे थे कि सिरोही के अंदर साथ संधि तुम कैसे करोगे, इस वजह से वो अंग्रेज इसके साथ संधि भी नहीं कर रहे थे। 1823 ईस्वी के अंदर संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण के अंदर आ गया था। छोटी मतलब थोड़ा टाइम था, 1803 से लेकर के भरतपुर वालों ने सबसे पहले 1803 में उन्होंने संधि की। उसके बाद में 1818 तक मैक्सिमम सारी रियासतें कर चुकी थी, पर 1823 के अंदर अंतिम रूप से संधि करने वाली रियासत कौन सी? सिरोही थी। इतने छोटे टाइम के अंदर अंग्रेजों ने पूरे राजस्थान को कवर कर दिया था। इसका परिणाम क्या रहा था, मतलब रिजल्ट क्या रहा था? 1817-18 की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति क्या होने लग गई थी? खराब होने लग गई थी। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था, और अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। उन्होंने क्या कहा, ये जो उनके पास में जो ताकत है ना, उसको कैसे भी क्या करो, नष्ट करो, और उनके ऊपर अलग अलग इतना प्रेशर डालो कि हम क्या करें, हम जीत जाए। और सामंत जो थे ना, सामंतों को भी उन्होंने कहा, सामंतों को छोटी मोटी मतलब हानि होकर के कोई आगे न बढ़ पाए अंग्रेजों से, उनकी यही नीति थी। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प, ये सब चीजें नष्ट होने लगी थी, अंग्रेजों के अंडर में आ गई थी। पहले तो राजा वगैरह थे, उसको कुछ मतलब थोड़ा आगे बढ़ाते थे, पर तो अंग्रेज तो कौन आगे बढ़ाए। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले ईसाई मिशनरियों का राजस्थान में प्रवेश कब होता है? 1813 ईस्वी का जो एक्ट आता है ना अंग्रेजों वाला, उस एक्ट के तहत इनको अंग्रेजी ईसाई मिशनरी, मिशनरी मतलब अलग अलग थी कि तुम जाओ ईसाई धर्म को फैलाओ, उसके लिए मिशनरी आती है। उनको क्या हुआ, उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी के संग्राम में परिवर्तित हो गई। अब ये अपना लेसन एकदम कंप्लीट हो गया। अब देखा जाए तो शॉर्ट नोट्स के रूप में इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपने को देखना है 1711 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। फिर आ जाता है 1720 ईस्वी के अंदर पेशवा कौन सा था जिन्होंने अटक से खटक वाली बात करी, तो बाजीराव जी थे।
उसके बाद में देखा जाए तो क्या होता है, 1726 में मराठों ने कोटा एवं बूंदी पर आक्रमण किया। किसने किया? 1726 के अंदर कोटा बूंदी पर आक्रमण किया, तो डूंगरपुर असवाड़ा वाले शासक भी डर गए। उन्होंने क्या किया, 1728 ईस्वी के अंदर उनको कहा कि हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे ऊपर लड़ाई मत करना। तो क्या होता है, फिर 1734 के अंदर क्या होता है, बूंदी का जो शासक था ना, बुद्ध सिंह, उसको उन्होंने मराठों ने राजा बना दिया। अब देखा जाए तो उनकी इतनी पावर बढ़ गई कि किसी को राजा भी बना सकते हैं। फिर इसको राजस्थान के राजाओं के अंदर कुछ उन्होंने कहा कि यार कुछ भी करना पड़ेगा, अपने को मराठों को अपने यहाँ राजस्थान से जो राजपूताना से भगाना होगा, नहीं तो किसी न किसी से टॉर्चर करते जाएंगे, चोर और सरदेशमुखी और ये खिराज वसूलते रहेंगे। उरुड़ा सम्मेलन होता है 17 जुलाई 1734 को। कब होता है, याद रखना डेट, 17 जुलाई 1734 को उरुड़ा सम्मेलन होता है। अभी उरुड़ा कहाँ पे? उरुड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह सेकंड ने करी थी। उसके अंदर शामिल कौन हुआ था? आमेर वाला सवाई जय सिंह हुआ था, जोधपुर के अभय सिंह जी थे, नागौर के भगत सिंह जी थे, कोटा के माराव दुर्जनशाल आदि शासक थे। इस सम्मेलन में एक ऐहदनामा तैयार हुआ। उन्होंने कहा था कि अगर कोई एक पे आक्रमण करता है तो मतलब दूसरे पे आक्रमण हुआ, हम मिलजुल कर रहेंगे, एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन होगा, एक का मित्र दूसरे का मित्र होगा। और कोई भी नई योजना बनाते हैं ना, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से पूछ करके बनाएंगे। और उन्होंने कहा था कि अभी ये जो अपना समझौता कर रहे हैं ना, इसको आगे अपन रामपुरा के अंदर फिर से एकत्रित होंगे, एकत्रित होकर के नया आगे की क्या करना है, 4-5 महीने बाद में देखेंगे कि मराठे और कहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो देखा जाए तो ये मेवाड़ का जो आमेर का राजा था ना सवाई जय सिंह, वो उदासीन था, मतलब उतना ज्यादा इनमें रुचि नहीं ले रहा था, राजाओं की इसमें आपसी एकता नहीं थी। इस वजह से हुड़ा सम्मेलन फेल हो गया। उसके बाद में पेशवा बाजीराव था, उन्होंने बोला कि हुड़ा सम्मेलन के अंदर उन्होंने किया है, कुछ न कुछ मराठों के खिलाफ ही किया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मम्मी को भेज देता हूँ जिसका नाम था राधाबाई। उन्होंने अपनी माता राधाबाई को भेजा, कहाँ पे, 1735 में राजस्थान टूर के लिए भेजा कि तुम जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ। आती है और उनको एकदम राजस्थान से संतुष्ट होकर के जाती है। तो वो बोलता है मेरी मम्मी को, मतलब मेरी जो सेना वगैरह वो गई थी, उनको किसी को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, मुझे कौन हाथ लगाएगा। तो ये राजस्थान दौरे पर आता है, खुद पेशवा आता है, तो थोड़ा सरदेशों के सिक्कर वसूल के वापस जाता है। फिर उत्तराधिकारी संघर्ष आ जाता है। मैंने जयपुर वाला संघर्ष देखा, जिसके अंदर अमर सिंह जी थे, उन्होंने बेटी थी ना जिसका नाम था चंद्र कौरी बाई, उसका विवाह सवाई जय सिंह से करवा दिया था 1708 में। फिर उन्होंने कहा था कि इससे जो संतान उत्पन्न होगी, संतान कौन सी उत्पन्न होती है, माधव सिंह। वो बोला कि वो माधव सिंह जाकर के राजा बनेगी। परंतु माधव सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में क्या होता है, लड़ाइयाँ हो जाती है। और माधव सिंह का सपोर्ट कौन करते हैं, एक तो मल्हारा होलकर करता है, दूसरा महाराणा जगत सिंह करता है जो उसका मामा था। दोनों सपोर्ट करते हैं। ईश्वर सिंह को का उस समय एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, हरगोविंद नटाणी था। हरगोविंद नटाणी भी उनके साथ में मिल जाता है, किसके, माधव सिंह वाली टीम के साथ में। तो ईश्वर सिंह कहता है कि अब तो मुझे मरना ही है, तो वो सरगासुली से कूद करके आत्महत्या कर लेता है। और जोधपुर जोधपुर वाला संघर्ष चलता है, जिसमें राम सिंह और भगत सिंह वाला संघर्ष था, जिसके अंदर जोधपुर को देखा जाए आधा आधा भाग राम सिंह को, आधा राम सिंह को मिल गया था, आधा किसको मिल गया था, भगत सिंह को मिल गया था। इस प्रकार से जोधपुर की भी कंडीशन खराब हो गई थी। मेवाड़ के अंदर देखा जाए तो राज सिंह के बाद में हरि सिंह जी आते हैं। और हरि सिंह पहले तो वो राजा रहते हैं, थोड़े टाइम बाद में हरि सिंह और रतन सिंह के बीच में क्या होता है, थोड़ी बहुत मतलब मन उठाव को लेकर के, चीजों को लेकर के रतन सिंह और हरि सिंह के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और मराठा उसका फायदा उठाते हैं। फिर अंग्रेज संधियां करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखी संधि भरतपुर के साथ 1803 के अंदर, सबसे लास्ट सिरोही के साथ संधि करी थी। उसके क्या परिणाम था, परिणाम तो सबको पता है, जो यहाँ के राजा थे वो सिर्फ उनकी कठपुतली बनकर रह गए। इसके साथ में अपना पाठ खत्म होता है। अब ऐहदनामा क्या होता है, ऐहदनामा होता है जिसको इकरारनामा या समझौता पत्र कहते हैं। प्रपत्र, जब जो आड़ू वो था ना अपना हुरडा सम्मेलन, उसके अंदर उन्होंने एक समझौता पत्र तैयार किया कि एक का मित्र दूसरे का मित्र, एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन। इस प्रकार से चौथ क्या था, चौथ मराठे क्या करते थे, जो यहाँ के शासक थे उनसे जो सुरक्षा, वो बोलते थे हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, जो भी तुम्हारा मुसीबत है उसमें तुम्हारा साथ देंगे, मैं टैक्स दो। उसको क्या कहते थे, चौथ कहते थे। खराज क्या होता है, जो कृषि भूमि होती है तो उस पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, खराज। इसको स्पेशली याद रखें, ठीक है। अब इसके अपन अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हुरडा सम्मेलन में, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, निम्नलिखित में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, महाराज जगत सिंह द्वितीय। कहाँ के थे, मेवाड़ के। समझ गए इस चीज को, इसका मतलब उसके बाद में 18वीं सदी के राजस्थान और मराठा हस्तक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोल रहे हैं, 18वीं सदी के अंदर जब राजस्थान था, उसमें मराठाओं का जब राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप होने लग गया था, उसमें कौन सा सही नहीं। आरपीएससी का ट्रेंड यही है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया, बिल्कुल करेक्ट है। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर बुलाया गया, बिल्कुल करेक्ट है। पेशवा बाजीराव की माता जिसका नाम क्या था, राधाबाई, 1735 ईस्वी में राजस्थान की धार्मिक यात्रा पर आती है, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला वाला राजस्थान के अंतिम राज्य भरतपुर था क्या, इस चीज को देखो एक बार आप। भरतपुर ने 1803 के अंदर किया है, अंतिम सिरोही थी जिसने 1823 में किया है। जो 1803 में करेगा तो पहला होगा, अंतिम नहीं था, क्या था, प्रथम था। देखा इस चीज को। उसके बाद में अपन रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया,
शिवाजी ने। राजस्थान में राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किसने अंग्रेजों से संधि की? भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ में संधि स्वीकार की। मराठों द्वारा कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? खिराज। क्या कहलाता था? खिराज। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में ईश्वर सिंह ने के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में असफल होने पर आत्म एक कौन सा, एक था राजमहल का, दूसरा बंगरू का था, बंगरू। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं सुमेलित वाले। मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कब था? राजनीति के अंदर देखा जाए तो बूंदी को उन्होंने बुद्ध सिंह को राजा बनाया 1734 के अंदर, ये करेक्ट है। अटक से कटक तक का टारगेट किसने रखा था? पेशवा बाजीराव ने रखा 1720 के अंदर। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से होता है? मेवाड़ से होता है 1711 के अंदर। पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो प्रश्न है ना, उनको आप स्वयं करें और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलें।